Hi, hello, and welcome to Anamika Story One. आज हम सुनने वाले हैं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अधूरे हम। चैप्टर 20। बिना देर किए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। युग आशीष के कमरे में आते हुए कहने लगा, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? आशीष ने कहा, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम मीटिंग में थे ही नहीं और तुम्हें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो युग ने कहा, और तुम हमसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया। खून और ड्रग्स के केस में फंसे हुए हो तुम। आशीष ने कहा, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तो युग ने कहा, तो कैसे बात करें? एक तो इतनी मुश्किल से टेंडर के डिटेल्स तुमको दिया है, उसका तुम कुछ नहीं कर पाए, अपने कंपनी तक को बचा नहीं पा रहे हो। हालत देखी है अपनी। अब तुम कोई बिजनेसमैन आशीष कपूर नहीं, बस एक मामूली आशीष कपूर हो। तुम अब कुछ नहीं कर सकते। आशीष गुस्से से बोला, अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, समझे तुम? युग ने अपनी आंखें छोटी करके उसको देखा और पूछा, जैसे? तो आशीष ने कहा, तुम बस वहाँ पर रहकर मेरे आँख और कान बनो। वहाँ जो कुछ भी होता है मुझे सब कुछ पता चलना चाहिए। हर एक खबर तुम मुझे दोगे। तो युग ने कहा, तुम हमें ऐसे ऑर्डर नहीं दे सकते, समझे? और करना क्या चाहते हो तुम? तो आशीष ने कहा, राघव का सब कुछ छीनना है मुझे, सब कुछ। उस राघव को सड़क पर लाकर खड़ा कर दूंगा मैं और वो खुद मुझसे मौत की भीख मांगेगा। युग के चेहरे पर एक तीखी सी मुस्कुराहट आ गई और वो कहने लगा, सपने देखना बंद करो, समझे? तो आशीष ने कहा, 3 दिनों बाद राघव मुंबई से बाहर जा रहा है किसी मीटिंग के लिए। वही उसकी आखिरी मीटिंग होगी। तो युग ने पूछा, क्या करने जा रहे हो? तो आशीष ने कहा, तुम बस राघव के हर एक बात हमें बताते रहो, तुम तक उसके मरने की खबर पहुंच जाएगी। ये सुनते ही युग ने अपनी हाथ की मुट्ठी बना ली। वो अपने वॉइस को कंट्रोल करते हुए बोला, तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन अगर तुमने इन सब में हमें घसीटा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? इतना कहकर युग गुस्से से कमरे से बाहर आया। उसने चेहरे पर मास्क पहना और अपनी हुडी वाले कैप को सिर पर डालकर आगे बढ़ गया। युग के बाहर आते ही मिस्टर वशिष्ठ आशीष कपूर के आगे आकर बोले, मतलब युग तुम्हारे साथ मिलकर काम कर रहा है? आशीष ने कहा, हाँ। मिस्टर वशिष्ठ बोले, ये बात तुमने हमें बताया क्यों नहीं और तुमने हमें उससे मिलाया क्यों नहीं? आशीष कपूर बोला, तुम बेवकूफ़ के बेवकूफ़ ही रहोगे। तुम्हें क्या लगता है कि हम उस पर भरोसा करके तुम्हें उसके सामने कर देंगे? जिस दिन राघव और अर्जुन का काम तमाम कर देंगे उसी वक्त इसको भी मार दूंगा मैं। मिस्टर वशिष्ठ मन ही मन बोले, इन लोगों के मरने और मारने के चक्कर में कहीं मैं बर्बाद ना हो जाऊं। कुछ भी करके आदित्य से टीना और राघव की शादी की बात करनी होगी। जब युग हॉस्पिटल से बाहर जा रहा था, उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो उसकी तरफ पीट करके फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। युग ने ऊपर देखा तो पाया कि एक गमला नीचे की ओर उस लड़की पर ही गिरने वाला था। वो जल्दी से वहां गया और उस लड़की को वहां से हटाया और गमला नीचे गिर गया। युग ने पूछा, आप ठीक हो? सिया हाफते हुए बोली, हम ठीक हैं। युग ने जब सिया को देखा तो वो चौंक गया। वो मन में बोला, ये तो वही लड़की है जिसने उदयपुर में उनकी जान बचाई थी। सिया की नज़र युग के हाथ पर गई जिस पर से खून निकल रहा था। वो कहने लगी, आपको तो चोट आई है। युग ने देखा कि उसके हाथ पर से खून निकल रहा है। सिया को वहां से हटाते वक्त गमले का कोने वाला हिस्सा युग के दाएं हाथ के पीछे की तरफ लग गया। तो सिया बोली, आप हमारे साथ चलिए, हम आपका फर्स्ट एड करवाते हैं। युग सिया को देखते हुए बिना किसी भाव से बोला, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं,
तो सिया ने कहा, ऐसे कैसे, ज़रूरत नहीं, खून बह रहा है, दर्द भी हो रहा होगा, आप चलिए। युग खामोशी से बस सिया को देखे जा रहा था। सिया एक नर्स के पास चली गई और बोली, सिस्टर प्लीज़ इनका इलाज कीजिए ना, इनके हाथ से खून बह रहा है। तो सिस्टर ने कहा, सर आप यहाँ आइए। सिस्टर ने युग के हाथ पर पट्टी बांधी। सिया ने युग के हाथ को पकड़े रखा था। युग बस खामोशी से सिया को ही देखे जा रहा था। जब पट्टी बांध दी, नर्स वहाँ से चली गई तो सिया उसके हाथ को छोड़ दिया और सिया ने पूछा, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? तो युग ने कहा, हमें बस किसी की याद आ गई। तो सिया ने कहा, ज़रूर अपनी माँ की याद आ गई होगी। सिया थोड़ा उदास होकर बोली, जब भी हम किसी दर्द में होते हैं तो पहले माँ को ही याद करते हैं ना। युग ने अपनी नज़रें फेर ली और खड़ा होकर सख्त आवाज़ में बोला, हमें निकलना है, थैंक यू इसके लिए, उसने पट्टी को दिखाकर कहा और आगे बढ़ गया। सिया ने भी कहा, आपका भी धन्यवाद। युग इसके आगे कुछ नहीं सुना और आकर कार में बैठ गया। उसने अपने हाथ को देखा, उसके दिमाग में कुछ बातें घूम रही थी। बेटा कुछ नहीं हुआ, देखो सब ठीक है, आप बहुत स्ट्रांग हो ना। एक बच्चे की रोने की आवाज़ और एक औरत की आवाज़ युग के कानों में पड़ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लिए और ज़ोर से अपने सिर हिला दिया। उसने अपना फ़ोन लिया और किसी को फ़ोन कर दिया। दूसरी तरफ से फ़ोन उठाते ही युग ने कहा, उस आशीष कपूर पर नज़र रखो। तो दूसरी तरफ पूछा, क्या हुआ? तो युग ने कहा, तुमसे जितना कहा गया है उतना करो। जो इंसान खुद के बच्चे की माँ को मार सकता है वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। हमें उसकी पल पल की खबर चाहिए। वैसे तो हमने एक कैमरा और माइक्रोफोन उसके रूम में लगा दिया है। तो दूसरी तरफ से कहा गया, ठीक है। युग फ़ोन काट कर वहाँ से चला गया। आन्या सिया से पूछी, कहाँ रह गई थी तुम? तो सिया ने कहा, बस एक फ़ोन करना था इसलिए बाहर गई। तो आन्या पूछी, अच्छा डॉक्टर से बात हुई तुम्हारी, क्या कहा उन्होंने? तो सिया ने कहा, अभी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है। तो भव्या ने पूछा, तो क्या हम घर जा सकते हैं? तो सिया ने कहा, अभी नहीं भव्या, डॉक्टर 2 दिन और तुम्हें यहाँ रुकने के लिए कह रहे हैं। तो भव्या ने कहा, 2 दिन? पर दी हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो सिया ने कहा, बस 2 दिन और। भव्या ने कहा, ठीक है। तो सिया ने कहा, हम अभी आते हैं। सिया बाहर आई और फ़ोन को हाथ में लिए कुछ सोच रही थी। कुछ देर ऐसे ही सोचने के बाद उसने राघव को फ़ोन कर दिया। राघव ऑफिस में अपने कैबिन में बैठकर फाइल चेक कर रहा था और उसका फ़ोन बजा तो बिना स्क्रीन पर नाम देखे उसने फ़ोन उठाकर कान के पास लगा लिया और कहा, हेलो। तो सिया ने कहा, सर हम बोल रहे हैं। राघव ने कहा, बोलो। सिया ने कहा, सर वो हमने न्यूज़ देखा कि कपूर इंडस्ट्रीज़ को। तो राघव ने पूछा, उसका क्या? तो सिया ने कहा, हमने कुछ फाइल्स आपको मेल किए हैं, आप देख लीजिए, शायद आपकी कुछ मदद हो जाए। तो राघव ने कहा, तुम्हें छुट्टी आराम करने के लिए मिली है, ऑफिस के काम करने के लिए नहीं। तो सिया ने कहा, सर हम तो बस ऐसे ही मदद। तो राघव ने कहा, ठीक है, हमने वैसे डॉक्टर से बात कर लिया है, 2 दिन में वो तुम्हारी बहन को डिस्चार्ज कर देंगे। तो सिया ने कहा, जी हम भी 2 दिनों बाद ऑफिस आ जाएंगे। राघव तो पहले उसे मना करना चाहता था, लेकिन कुछ देर सोचकर वो बोला, ठीक है। सिया ने आगे कुछ नहीं कहा तो राघव ने कहा, हम तुम्हें बाद में फ़ोन करते हैं। तो सिया ने कहा, ठीक है। राघव ने फ़ोन काट दिया क्योंकि उसके कैबिन में रुद्र, विवान और अर्जुन आ गए थे। रुद्र कैबिन में आते ही बोला, राघव भाई अब आप ही अर्जुन भैया को समझाइए ना। तो राघव ने पूछा, क्या हुआ भैया? तो रुद्र ने कहा, ये चाहते हैं कि युग भी यहाँ काम करे हमारे साथ। राघव ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन जाकर सोफे पर बैठ गया। अर्जुन ने कहा, हमें युग को एक मौका देना होगा रुद्र। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे मना करने से वो चुप बैठेगी? वो दादाजी को इस पे इन्वॉल्व करेगी।
अभी उन्हें इन सब में इन्वॉल्व करना अच्छी बात नहीं है। तो रुद्र ने कहा, पर भैया युग तो। राघव बीच में बोला, अगर अर्जुन भैया कुछ कह रहे हैं तो उन्होंने इस बारे में हमसे ज़्यादा सोचा होगा रुद्र। तुम जैसे वो कह रहे हैं वैसा करो। रुद्र ये सुनकर चुप हो गया और जाकर राघव के आगे की चेयर पर बैठ गया। अर्जुन ने विवान कहकर बुलाया तो विवान ने कहा, जी भैया। अर्जुन ने कहा, तुम इन दोनों को गाइड करोगे और अगर कुछ भी हैंडल करना मुश्किल हो रहा है तो तुम तुरंत हमको कांटेक्ट करोगे और इन्फॉर्मेशन दोगे। तो विवान ने कहा, ठीक है भैया। अर्जुन ने अपनी नज़र घुमाई और राघव से पूछा, ये सिया कहाँ है? तो राघव ने कहा, वो भैया वो कुछ दिनों के लिए ऑफिस नहीं आएगी। विवान ने पूछा, क्यों? तुमने कुछ कहा क्या? राघव ने अपनी आंखें छोटी करके विवान की ओर देखा और बोला, उसकी माँ की डेथ हो गई है और उसकी बहन हॉस्पिटल में है, तो उसने कुछ दिनों की छुट्टी मांगी है। ये सुनकर विवान चुप हो गया। रुद्र मन में बोला, कॉलेज में बताया कि उसकी तबीयत खराब हुई है, ये पता नहीं था कि उसकी माँ की डेथ हुई है। पता नहीं कैसे होगी वो। अर्जुन भी कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, ठीक है, हम टीम में से किसी और को। राघव ने कहा, भैया इन सब में किसी नए इंसान को इन्वॉल्व करना इस वक्त शायद ठीक ना हो। अर्जुन भी ये सुनकर सोच में पड़ गया। तो राघव आगे बोला, हम आरोही से बात करते हैं। वैसे भी शेखावत अंकल हमारी मदद करने आगे आए हैं, तो आरोही को इन सब में इंक्लूड करना ठीक होगा और सिया 2 दिन में वापस आ जाएगी। आरोही का नाम सुनकर अर्जुन को कल रात वाली बात याद आ गई। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है। और वो न्यू स्टार्टअप्स? राघव ने कहा, उसके लिए नेक्स्ट वीक मीटिंग हेल्ड किया है, उसमें सारी बातें डिस्कस की जाएगी। तो अर्जुन ने कहा, ठीक है। और प्रदीप ने प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया है, उसकी रिपोर्ट हर 2 दिन में हमें देते रहेंगे। राघव ने कहा, ठीक है। कुछ देर की खामोशी के बाद राघव विवान की ओर देखा और बोला, विवान, हम और भैया कपूर इंडस्ट्रीज के टेक ओवर को बाहर से हैंडल करेंगे और तुम चारों अंदर से टीम को मजबूत बनाओ। आशीष कपूर ने आज तक जो भी प्रोजेक्ट किया है उन सब के बारे में सारी बातें चेक करोगे और साथ ही साथ अगर उन सब में कोई भी प्रोजेक्ट ठीक नहीं लगे तो उसे कैंसिल कर देना। तो विवान ने कहा, ठीक है। अर्जुन ने कहा, राघव, इस टेकओवर को निपटाने के लिए तुम्हें मॉरिशस में मीटिंग अटेंड करनी होगी, हम वहाँ नहीं जा सकते। राघव कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है भैया, हम चले जाएंगे। वो चारों बैठकर अपने काम के बारे में और भी बातें करने लगे। सिंघानिया हाउस में विजय जी अपने स्टडी रूम में बैठकर एक बुक पढ़ रहे थे। नौकर अंदर आकर बोली, सर, नीलम मैडम आई है, वो हॉल में आपका इंतज़ार कर रही है। विजय जी थोड़ा छिड़कर बोले, तुम्हें पता है ना कि दिन के कुछ घंटे हम यहाँ रहते हैं और किसी को भी इस वक्त हमसे मिलने की इजाज़त नहीं है। तो नौकर बोली, सर, हमने उनसे कहा है पर वो नीचे तमाशा करने की कोशिश कर रही है, तो मारिया मैडम उन्हें संभाल रही है, पर वो स्टडी में आने की ज़िद कर रही है। विजय जी थोड़ा गुस्से से बोले, उससे यहाँ आने की अनुमति नहीं है। वो कुछ देर सोचे, चुप रहे और फिर बोले, ठीक है, तुम जाओ, हम आते हैं। तो नौकर ने कहा, ठीक है सर। वो नौकर नीचे आया तो नीलम एक घमंड के साथ बोली, पापा ने हमें ऊपर बुलाया है ना, हम जा रहे हैं। नौकर ने कहा, जी नहीं मैडम, उन्होंने कहा है कि वो खुद यहाँ आएंगे और उन्होंने आपको अंदर आने से मना कर दिया है। ये सुनकर नीलम को बहुत गुस्सा आ गया। मारिया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ये देखकर नीलम मन ही मन बोली, इसकी इतनी हिम्मत कि हमें रूम में नहीं आने दे रहा है। जब ये आउट हाउस था तो ये बहुत बकवास था, इसीलिए तो हमने उस महिमा को यहाँ रहने दिया, पर ये अब ऐसा लग ही नहीं रहा है। ये तो सिंगानिया मैंशन लग रहा है और जहाँ हम रहे हैं वो आउट हाउस लग रहा है। कुछ भी करके हमें इस घर को अपने नाम पर कराना ही होगा, पर क्या करें, हमारा खुद का बेटा हमसे नफरत करता है। वो गुस्से से वही सोफे पर बैठ गई।
आदित्य अपने कमरे में बैठकर कुछ काम कर रहा था। उसने देखा कि उसका फ़ोन बज रहा है और मिस्टर वशिष्ठ उसे फ़ोन कर रहे हैं। तो फ़ोन उठाकर उन्होंने कहा, बोलो। तो मिस्टर वशिष्ठ पूछे, अरे भाई क्या चल रहा है? तो आदित्य ने कहा, सब ठीक है, तुम बताओ। तो मिस्टर वशिष्ठ बोलने लगे, मैं भी ठीक हूँ। क्या बात है, लगता है बहुत बिजी हो गए हो। आजकल तुमसे मिलने का, बात करने का टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। आदित्य ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस पापा की तबीयत ठीक नहीं थी तो मिस्टर वशिष्ठ पूछे, क्या हुआ, सब ठीक है? वो तो ऐसे पूछ रहे थे जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। आदित्य बोला, हाँ अभी सब ठीक है। तो मिस्टर वशिष्ठ बोले, तो आज तुम भाभी और अंकल डिनर के लिए घर क्यों नहीं आते? आदित्य पूछा, पापा? अरे नहीं नहीं, वो अभी तो ठीक हो रहे हैं, उनका बाहर जाना। तो मिस्टर वशिष्ठ आदित्य की बात को बीच में काटते हुए बोले, हाँ वही तो, अगर वो घर के 4 दीवारों के बीच रहेंगे तो उन्हें घुटन होगी। थोड़ा बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। आदित्य कुछ देर सोचा और एक गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, हम पापा से बात करते हैं। तो मिस्टर वशिष्ठ बोले, चलो फिर कुछ देर बाद मिलते हैं। आदित्य ने कहा, ठीक है। मिस्टर वशिष्ठ ने फ़ोन रखा और घर के सारे नौकर को बुलाया और अच्छा से अच्छा खाना बनाने को कहा। टीना पूछी, पापा ये सब क्या हो रहा है? तो मिस्टर वशिष्ठ बोले, आज आदित्य को मैंने खाने पर आने को कहा है, वो नीलम और विजय को लेकर आ रहा है। तो टीना बोली, पर पापा उस दिन जो हुआ। तो मिस्टर वशिष्ठ उसके बात को बीच में काटते हुए बोले, उस दिन जो हुआ वो हुआ। नीलम ने वादा किया है कि वो तुम्हारी शादी राघव से करवाएगी, तो उसे करवानी ही पड़ेगी। उस राघव की हिम्मत कैसे हुई मुझे इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट करने की? अब मैं तुम्हारी शादी उससे करवा कर ही रहूँगा। तो टीना बोली, पापा पर क्या राघव मुझसे शादी करेगा? तो मिस्टर वशिष्ठ बोला, उससे करनी ही होगी और हमारे पास अभी और एक मौका है। तुम आदित्य के पास और उसके दादाजी के सामने अच्छे से पेश आना, समझी? राघव विजय जी की हर बात मानता है। अगर वो तुम दोनों की शादी के लिए राज़ी हो गए तो टीना उनकी बात को बीच में काटते हुए बोली, तो राघव कुछ नहीं कर पाएगा। तो मिस्टर वशिष्ठ बोले, हाँ। तो टीना बोली, अब देखना पापा कि वो लोग मुझसे इम्प्रेस होकर ही यहाँ से जाएंगे। वो राघव जिन लोगों के सामने हमारी फैमिली की बेइज्जती कर रहा था, उन्हीं लोगों के सामने इस घर का दामाद बनेगा और सबको मुझे अपनी पत्नी कहकर मिलवाएगा। मिस्टर वशिष्ठ ने कहा, हाँ। तो टीना बोली, मैं ही बनूंगी सिंघानिया परिवार की बहू। ये सुनकर दोनों के चेहरे पर घमंड वाली हंसी थी। राघव घर आया और सीधे अपने कमरे की ओर चला गया। उसकी नज़र आरोही पर पड़ी, जो सोफे पर बैठी कुछ सोच रही थी। राघव ने पूछा, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? आरोही ने कहा, घर जाने का मन नहीं है, तो बस दादाजी से मिलने आ गई, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि दादाजी अंकल के साथ डिनर पर गए हैं। तो राघव ने पूछा, डिनर पर? उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो डिनर बाहर कैसे गए? किसने अलाउ किया उन्हें? आरोही ने कहा, अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो, जाने दो ना। इन 4 दीवारों के बीच दम घुट रहा होगा उनका। बाहर जाएंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। राघव ने यह सुना और फिर कुछ सोचकर बोला, ठीक है। राघव ने एक नज़र आरोही को देखा और पूछा, कॉफ़ी पियोगे? तो आरोही ने कहा, इस वक्त? राघव ने कुछ नहीं कहा तो वो आगे बोली, ठीक है, तुम जाकर फ्रेश होकर आओ, हम कॉफ़ी लेकर आते हैं। तो राघव ने कहा, ठीक है। तो क्या टीना दादाजी को इम्प्रेस कर पाएगी? क्या राघव आरोही को अपनी शादी के बारे में कुछ बताएगा? युग किस तरह का इंसान है? इन सवालों के जवाब के लिए सुनते रहिएगा ये कहानी अधूरे हम, आपकी होस्ट अनामिका के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो को और कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर करिएगा
और आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। इस कहानी में आपको क्या पसंद आ रहा है कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पूरी तरह पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बायो में भी लिंक है, क्लिक करके पूरी कहानी पढ़ लीजिए। थैंक यू so much for listening. Thank you so much for your support and love, and take care and bye bye.